हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी। आज बच्चे हम अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सर कौन सा बैच? सीए इंटर ग्रुप 2 एडवांस्ड अकाउंटिंग का बैच जो है वो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। बच्चे आज तारीख है 19 नवंबर 2022। आज से हमारा ये ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा। तो इस बार हम ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। 2.5 साल बाद ऑफलाइन बैच लेके आ रहे हैं। कोविड के बाद मैंने ऑफलाइन अभी शुरू किया ही नहीं था, तो इस बार हम ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन बंद हो जाएगा। ऑनलाइन बैच भी चलेगा, ऑफलाइन बैच भी चलेगा। फिर बच्चों को होता है क्या ऑफलाइन वाले लेक्चर क्लास लेक्चर रिकॉर्ड करके हमें दोगे? जी नहीं, वो सही नहीं होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाने का तरीका हमारा अलग होता है। फेस टू फेस में हम अलग तरीके से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में हम ये मान के पढ़ाते हैं कि बच्चा हमसे बहुत दूर है। हालांकि मानना क्या है, दूरी होता है, पर वहां फिर हमारी थॉट प्रोसेस अलग होती है कि जो घर पे बैठ के हमें सुन रहा है उसको हमें कैसे समझाना है, और जो सामने बैठ के सुन रहा होता है वो तो हमें पता लग रहा होता है कि इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं कभी भी फेस टू फेस वाले लेक्चर ऑनलाइन क्लासेस में देना पसंद नहीं करूंगा। हमेशा ऑनलाइन वाले लेक्चर्स हमारे अलग ही रिकॉर्ड होंगे। क्लियर है बात? बच्चे हम लोग ये बैच स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज मैं इस क्लास में आपको कुछ बैच के रिगार्डिंग जानकारी प्रोवाइड करा दूं, प्लस हम कुछ इंट्रोडक्शन की बातें भी करेंगे सब्जेक्ट को लेके। पर पहले आज हम चर्चा कर लें कि हमारा ये पूरे का पूरा बैच जो है ये कैसे चलेगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल आता है, सर ये बैच हम अटेंड कैसे कर सकते हैं? बच्चे इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। सर क्या नाम है एप्लीकेशन का? बच्चे सीएरिज। प्ले स्टोर से जाइए और सीएरिज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पूरे का पूरा बैच आपको वहां एक्सेसिबल मिलेगा। सर ये लैपटॉप पे चलता है? यस, आप इसको लैपटॉप पे भी चला सकते हैं, पर उसका तरीका अलग है। वो हमारी वेबसाइट के जरिए चलता है। वो सब्सक्राइब करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ जाता है कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे आपको मैसेज आ जाएगा कि लैपटॉप पे ये ऐसे चलेगा। लैपटॉप पे चलाने का तरीका अलग होता है। आपकी इच्छा है, आप फोन पे देखिए, आप लैपटॉप पे देखिए, दोनों जगह पे आपको ये क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, कोई इशू नहीं होगा। दूसरी बात, सर क्या आप हमें पूरे का पूरा कोर्स अभी दे देंगे? द आंसर इज नो। है सर आप पूरा कोर्स नहीं देंगे? अरे पूरा कोर्स ही दूंगा, इकट्ठा नहीं दूंगा। हम क्या करेंगे, हम डेली 10 बजे रोज 2 लेक्चर्स अपलोड करेंगे। अब इसके पीछे का कारण क्या है, इकट्ठा क्यों नहीं दे रहा मैं? पहली बात तो बच्चे कोर्स नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें मुझे बहुत सारे चेंजेस करके, हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, कुछ क्वेश्चंस नए आ जाते हैं, वो सारे चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। दूसरी बात, जो बच्चा क्लास लगाने बैठा है, मुझे डर है कि वो कहीं एक दिन बैठे और 4-5 लेक्चर इकट्ठे ही ना डेक डाले, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो बेटर है कि मैक्स टू मैक्स आप 2 लेक्चर्स रोज के लगाएं। सर फिर ऐसा है तो रोज का एक ही लेक्चर दो। नहीं बच्चे, हमारे जो लेक्चर की ड्यूरेशन होती है वो 1.5 घंटे के करीब होती है, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं। कुछ 1.5 घंटे से छोटे भी होंगे तो कुछ 1.5 घंटे से बड़े भी होंगे। ऑन एन एवरेज जो ड्यूरेशन है हमारे लेक्चर की वो 1.5 घंटे की है। अगर कोई बच्चा 2 लेक्चर एक दिन में लगाना चाहता है तो वो 3 घंटे स्पेंड करे, जो कि पॉसिबल है। इससे ज्यादा मैं चाहता ही नहीं हूं कि आप एक दिन में लगाओ, इसलिए मैं डेली के डेली आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा।
तो आप ऐप खोलेंगे तो रोज 10 बजे आपको 2 लेक्चर्स वहां पे अपलोड मिलेंगे, रादर आपको नोटिफिकेशन ही आ जाएगा कि हाँ वहां पे 2 लेक्चर्स अपलोड और हो गए हैं, आप अटेंड कर लीजिए। मेरी रेकमेंडेशन है कि आप एक दिन में एक ही लेक्चर लगाएं, क्योंकि बच्चे होमवर्क भी होगा। तो बिना होमवर्क करे अगर आप अगले लेक्चर में जा रहे हैं तो आप अपना बहुत भयंकर नुकसान कर रहे हैं। तो रेकमेंडेशन तो यही है कि आप एक दिन में एक लेक्चर लगाएं। फिर भी कई बार बच्चे को होता है कि नहीं मुझे जल्दी खत्म करना है, मेरे बाकी सब्जेक्ट भी हैं या मैंने 2 ग्रुप देने हैं, सो बच्चे को होता है कि नहीं जी मुझे तो जल्दी खत्म करना है, तो फिर आप 2 लेक्चर्स भी लगा सकते हैं। पर 2 लेक्चर्स लगाने हैं तो आई विल रेकमेंड कि एक लेक्चर आप मॉर्निंग में लगाएं और दूसरा लेक्चर आप फिर इवनिंग में लगाएं। क्यों सर? बच्चे मॉर्निंग में अगर लगाओगे तो वहां कुछ होमवर्क होगा, तो वो होमवर्क आप कवर कर सकते हो कौन से लेक्चर में? इवनिंग के लेक्चर में। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 2 ही लेक्चर लगाएं, 2 भी लगाने हैं तो एक मॉर्निंग में लगाएं, एक इवनिंग में लगाएं। क्लियर हो गई बात? सो डेली के डेली 2 लेक्चर्स मिलेंगे आपको, आप 2 लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं डेली के डेली। फिर भी किसी को लगता है नहीं जी मुझे तो सारी क्लासेस इकट्ठी चाहिए, तो बच्चे ऐप पे हमारा नवंबर 22 का कोर्स पड़ा हुआ है, आप वो वाला सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सारी की सारी क्लासेस इकट्ठी चाहिए तो आप नवंबर 22 वाला बैच सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि आई विल हाईली रेकमेंड कि आप मई 23 वाला ही बैच आरंभ करें, जो कि अभी ये स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये बैच मैंने तो बताया नहीं, ये कौन से अटेम्प्ट के लिए है? ये मई 23 और नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए ये बैच है। हालांकि नवंबर 23 मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि संभावना है कि नवंबर 23 तक नया कोर्स आ जाएगा, पर उसका भी कुछ अता पता नहीं है। इंस्टीट्यूट पुराने बच्चों को भी कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा कुछ नहीं पता, सो छोड़ो, हम बोल देते हैं ना कि मई 23 और नवंबर 23 के लिए आप ये बैच लगा सकते हैं। मई 23 ही रखो, नवंबर 23 अभी क्योंकि असमंजस की स्थिति है तो हम नवंबर 23 तक जाते ही नहीं। लेट द इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई। सो मई 23 के लिए ये बैच होगा आपका। क्लियर हो गई बात? सो ये बैच जो होगा ये अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हाईली रेकमेंडेड है कि आप नवंबर 22 वाले बैच के साथ ना जाएं, मई 23 वाले बैच के साथ जाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, स्मॉल स्मॉल इधर उधर की बातें होती हैं, पर स्टिल अगर आपको इकट्ठी क्लासेस चाहिए तो आप नवंबर 22 वाला बैच ले सकते हैं, प्रॉब्लम उसमें कोई नहीं है। पूरा फुल फ्लेज, रादर वो फुल फ्लेज बैच है, उसमें तो रिवीजन क्लासेस भी अपलोडेड है, उसमें सब कुछ है। मई 23 वाले में आपको धीरे 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 कार्यक्रम मिलेगा, धीरे धीरे मतलब रोज के 2 लेक्चर आपको मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? सर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे ये तो बताओ। बच्चे आप लगा के चलिए 100 to 105 लेक्चर्स का काम है, तो कुछ ज्यादा नहीं है, 150 घंटे का काम है। सो टोटल ये 150 आवर्स का सिलेबस है। अब ये 150 आवर्स भी किसी को ज्यादा लगते हैं तो मैं बता दूं ये 150 आवर्स का क्यों है। बच्चे हमारी जो बुक्स होती हैं, जो हम क्लास बुक्स देते हैं, वो अनसॉल्व्ड बुक्स होती हैं, उसमें हम सॉल्यूशंस नहीं देते, क्योंकि सॉल्यूशन देख के बच्चा कंफ्यूज होता है और वो देख के काम कर लेता है, क्वेश्चंस करने की कोशिश नहीं करता, उन क्वेश्चंस को खुद ही वहां से पढ़ लेता है। तो मेरा होता है कि बुक अनसॉल्व्ड दी जाए। अब अनसॉल्व्ड बुक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क देंगे। अब क्योंकि आप हमसे दूर हैं और मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 12 साल में पढ़ाते पढ़ाते देखा है कि बच्चे क्वेरी पूछते नहीं हैं, तो फेस टू फेस में तो शायद फिर भी पूछ लें, ऑनलाइन में तो बहुत ही कम पूछते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है क्लासेस में कि मैं होमवर्क के भी पूरे के पूरे सॉल्यूशन आपको क्लास में कराऊंगा, पूरे के पूरे सॉल्यूशन क्लास में कराऊंगा, जिसके कारण ये 150 घंटे में सिलेबस चला जाता है। अदरवाइज ये 150 घंटे का सिलेबस है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप लगा लो कि कम से कम 25-30 घंटे तो ये होमवर्क के ही हैं, तो सिलेबस 110-120 घंटे का है। तो क्योंकि मुझे होमवर्क क्वेश्चन सारे के सारे कराने हैं, अब मान लो कि आपने होमवर्क खुद ही कर लिया है, आंसर दिया हुआ है सवाल में, आपका मैच भी हो गया, तो स्किप कर दो वो वाला पार्ट, या डबल स्पीड पे सुन लो उस वाले पार्ट को, क्योंकि स्पीड का ऑप्शन तो आपके पास रहेगा।
सो आप उस पार्ट को डबल स्पीड पे भी सुन सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपका आंसर आ ही गया है तो फिर ऐसे करके आपका समय बचेगा, क्योंकि जो बिना होमवर्क करे अगर आप क्लास लगा रहे हैं फिर तो समझ लो आप मेरा ही फायदा कर रहे हैं, आपका तो फायदा हो नहीं रहा। सो पहली बात, बिना होमवर्क करे कोई अगली क्लास लगाएगा नहीं, क्योंकि मैं आते ही पहले होमवर्क डिस्कस करूंगा। आपने किया ही नहीं होगा तो क्या करोगे बताओ, फिर मेरे ही लेक्चर लगाओगे, फिर मेरी तैयारी हो रही है, आपकी तैयारी थोड़ी ना हो रही है। तो समझो इस बात को कि जब तक आप बिना होमवर्क करे बैठे हैं आप अपना बहुत बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। छोटा मोटा नुकसान नहीं कर रहे, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्लियर है बात, समझ आ गया? सो ये ध्यान रखिएगा कि क्लास में आपको क्वेश्चंस तो कराएंगे, होमवर्क भी देंगे, और अगले दिन आके होमवर्क के भी सारे के सारे क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन, ये नहीं कि मैं समरी सॉल्यूशन बता दूं, फुल सॉल्यूशन मैं आपको क्लास में कराने वाला हूं। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? सर बुक्स आप दोगे? हां बच्चे, बुक्स हम देंगे। 2 वॉल्यूम में बुक्स आपको मिलेंगी और बुक्स आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलेंगी। आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सो 2 वॉल्यूम मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलेंगे, आप डाउनलोड करके उसका आराम से प्रिंट आउट ले सकते हैं। सर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत है? बच्चे देखो, जो हम बुक प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या क्या कवर होता है। उसमें इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। उसके अलावा जितने भी पास्ट आरटीपी आ रखे हैं वो सारे के सारे आरटीपीज के रेलेवेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं। सर रेलेवेंट मतलब आरटीपी में क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो हम रिपीट वाले क्वेश्चंस नहीं देते, हम सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस देते हैं जो नया सवाल होता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट पेपर निकालते हैं। अगर उस मॉक टेस्ट पेपर में भी कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी हम अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके अलावा पास्ट एग्जाम्स में जो भी नए क्वेश्चंस आ चुके होते हैं वो भी सारे इनकॉर्पोरेट होते हैं। जैसे अभी नवंबर 22 का एग्जाम हुआ, एक भी क्वेश्चन नया नहीं आया, एक भी सवाल नया नहीं आया, सब वही पुरानी घिसी पिटी बातें पूछी। हालांकि मैंने इस बार रिव्यू भी नहीं डाला अभी तक, क्या डालूं उसका मैं रिव्यू, फिर भी मैं करूंगा एक बार, बच्चों को बता दूंगा कि जो आने वाले बच्चे के देखो कुछ भी नहीं आया पेपर में, बहुत ईजी है। मैं हमेशा रिव्यू साथ साथ बनाता हूं, इस बार मैंने साथ साथ नहीं बनाए, मैंने सोचा एग्जाम खत्म होने तो फिर बनाता हूं। तो अभी 1 दिन ही हुए एग्जाम खत्म हुए, सो 1-2 दिन में मैं रिव्यू वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। सो पास्ट एग्जाम्स के जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग सारे कवर कर देते हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस हमारी तरफ से भी होते हैं एक्स्ट्रा, वो भी हमारी बुक में होते हैं। अब पढ़ाने को तो मैं इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से ही पढ़ा दूंगा आपको, पर बच्चे वो सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के बाहर से भी आते हैं। इन सारे रिसोर्सेज में से कहीं से भी सवाल आ सकता है, सोचो। सो मैं अलग अलग रिसोर्सेज तो कंपाइल नहीं करूंगा, सो मैंने क्या किया, सब कंपाइलेशन करके एक बुक बना दी। तो बुक कुछ नहीं है, क्वेश्चन बैंक है। ज्यादातर मटेरियल उसमें किसका है, इंस्टीट्यूट का ही है। हमारा कंट्रीब्यूशन क्वेश्चंस में कोई इतना ज्यादा नहीं है, हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा उसके सॉल्यूशन में है, क्वेश्चंस में हमारा कोई इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, समझ आ गई बात, क्लियर है? सो आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बच्चे हमारा यूट्यूब चैनल है सीए रिज, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब्सक्राइब करिएगा, मर्जी आपकी है, मैंने क्या करना है ना। सो आपके फायदे की ही बातें होती हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कोर्स एक्सपायर हो गया, अच्छा सर आपने वैलिडिटी तो बताई नहीं कोर्स की, वही जैसे जैसे बातें याद आ रही हैं बता रहा हूं। बच्चे कोर्स की वैलिडिटी इस बार मैं 2 वैलिडिटी के साथ कोर्स लेके आ रहा हूं, एक 1 ईयर की वैलिडिटी और एक 6 मंथ्स की वैलिडिटी। क्योंकि मैंने देखा है अर्लियर ना हम सिर्फ 6 मंथ्स की वैलिडिटी वाला कोर्स देते थे, अभी हम 2 तरह के कोर्स लेके आ रहे हैं, एक 1 ईयर की वैलिडिटी, एक 6 मंथ्स की वैलिडिटी। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं 2 ग्रुप इकट्ठे देने हैं,
तो उनको फिर 1 ईयर की वैलिडिटी चाहिए होती है। कुछ होते हैं जी मुझे तो अभी नवंबर है तो मेरे मई में पेपर है, सो उनको 6 मंथ्स की वैलिडिटी चाहिए होती है। 6 दोनों की फीस का अंतर होगा, हाँ थोड़ा सा अंतर होगा, ज्यादा नहीं होगा। जैसे इसकी फीस 11,500 है तो इसकी 12,500 होगी, बस इतना ही फर्क होगा, कोई ज्यादा नहीं होगा। वो भी मुझे एक बार देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं कह रहा मैं कि ये 12,500 होगा कि ज्यादा होगा, क्योंकि वैलिडिटी के अकॉर्डिंगली थोड़े से ऐप चार्जेस ज्यादा होते हैं। सो मैं ये मतलब राउंड ऑफ करके बता रहा हूं, 500 इधर उधर हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सो 1 ईयर की वैलिडिटी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज होता है, वो बच्चे ऐप के चार्जेस होते हैं। सो जिनके तो मई में पेपर है वो तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी लें, उनको तो मतलब ही नहीं है कि 1 ईयर की वैलिडिटी लें। पर मैं इस बार 1 ईयर की वैलिडिटी वाला कोर्स भी डालूंगा, बट आई डोंट थिंक सो कोई इतना रेलेवेंट होगा वो, क्योंकि नवंबर 23 में एक्सपेक्टेड है कि नया सिलेबस आ जाएगा। अब ये नया सिलेबस क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि नए सिलेबस में अकाउंट्स का पेपर ही एक है। सो वो सब बातें मैं मतलब ऑडियंस इकट्ठी करने के लिए नहीं बोलना चाहता कि हाँ भाई नया सिलेबस में ये हो जाएगा, जब होएगा तब देखेंगे ना, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। कयास लगाते रहे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर बाद में आके बोले जी मैंने बोल दिया था ये होगा, तो उससे क्या हो जाएगा बताओ। सो मैं अभी नवंबर 23 के बारे में सोच ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे बच्चों के तो मई 23 पहले आ रहा है ना, तो उसके पेपर हैं। सो मैं नवंबर 23 में जाऊंगा जब इंस्टीट्यूट कोई नोटिफिकेशन लेके आएगा। पर मैं इस बार 2 वैलिडिटी के साथ ये कोर्स दे रहा हूं, 1 ईयर की वैलिडिटी और 6 मंथ्स की वैलिडिटी। 6 मंथ्स की फीस तो फिक्स है, 1 ईयर की फीस का थोड़ा बहुत मुझे देखना पड़ेगा। क्लियर है बात, समझ आ गया। तो वैलिडिटी आप 6 मंथ्स की लेंगे, आराम से आपके एग्जाम्स तक ये कोर्स चलेगा। यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है जब तक आप पास नहीं हो जाते। वैसे तो आप एक अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, बाई चांस खुदा न खास्ता ऊपर थल्ले नीचे कुछ हो गया तो फिर भी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में एंटरटेनमेंट कोई नहीं होता, इसमें सारे अमेंडमेंट वीडियोज होते हैं बस। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर कोई वीडियोज हैं तो वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे आपको। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। जब तक तो इस कोर्स की वैलिडिटी है तब तक के तो सारे अमेंडमेंट्स आपको इसी में मिलेंगे। जैसे अभी मैं मई 23 के लिए पढ़ा रहा हूं, तो मई 23 के लिए अगर कोई नई बातें हैं तो वो तो सारी मैं कोर्स इस बैच में नहीं ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद की बात कर रहा हूं, मई 23 के बाद अगर कोई चेंजेस आते हैं तो फिर वो आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, आपको वहां पे सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो दिख जाएंगे। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। सो ये सारी मैंने बेसिक्स की जानकारी दी है। अब मुद्दा उठता है सर एक बार ये भी बता दो आप पढ़ाते कैसे हैं। तो बच्चे वो तो आप ये डेमो क्लास लगा के देख ही सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या रहता है। बच्चे हम सारे के सारे क्लास नोट्स जो हैं वो आपको आपकी कॉपी पे लिखवाएंगे, जैसे मैं भी लिख रहा हूं ना आपके साथ, तो ऐसे मैं ये सारे के सारे नोट्स आपके साथ लिखूंगा। मैं यहां लिखूंगा, आप अपने नोटबुक पे लिखेंगे, सारे के सारे क्लास नोट्स लिखवाएंगे। फिर उन क्लास नोट्स को सूटेबल एग्जाम्पल्स के जरिए समझाएंगे। हम क्लास में बहुत एग्जाम्पल्स बनाते हैं, खास करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पोर्शन में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ती है। सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखवाएंगे। फिर उन एग्जाम्पल्स के बाद हम बुक के क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चंस कुछ कराएंगे, कुछ होमवर्क में देंगे, और अगले दिन आके फिर होमवर्क क्वेश्चंस भी कराएंगे। सो इस तरीके से हमारी क्लासेस का फ्लो जो है वो चलता है। सर आप क्वेरीज कैसे लेते हैं ये भी बता दीजिए। सो बच्चे क्वेरीज का व्हाट्सएप तो आप जब चाहे कर सकते हैं, मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा तो मैं सारी व्हाट्सएप क्वेरीज का शाम को जवाब देता हूं फ्री होकर। दिन में तो क्लास में रहते हैं और अभी तो फेस टू फेस बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, सो और बिजी हो जाएंगे। अदरवाइज अब मैं व्हाट्सएप के टाइमिंग जो दे रहा हूं, अदरवाइज आप कॉल करके अपने डाउट्स पूछिए। आई हाईली रेकमेंड कि आप अपने डाउट्स कॉल करके पूछिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे मुझे आपको समझाना मुश्किल है। पहले मैं शाम को कॉल्स लेता था, अब क्योंकि फेस टू फेस बैच शुरू हो रहे हैं तो मैं शाम को कॉल्स नहीं लूंगा, तो कॉल का टाइम होगा 8 to 9 PM का। सो रात को 8 से 9 बजे तक आप कॉल करिए, मैं आपके सारे डाउट, चाहे आपको जितने भी डाउट्स है सब दोबारा पूछ बैठिए, चाहे 1 घंटा एक ही बच्चा ले जाए, ऐसे होता नहीं है। जो मेरा पिछले 3 साल का ऑनलाइन का इतिहास कहता है, ऑफलाइन तो फेस टू फेस तो हम 12 साल से पढ़ा रहे हैं, पर जो 3 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं क्वेरीज बहुत कम आती हैं। कारण वही है
कि सर होमवर्क क्वेश्चन तो आप करा देते हो तो क्वेरीज कहां से आएंगी? समझ रहे हो ना? सर फिर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम रिवीजन करने बैठेंगे, तब क्वेरीज आएंगी? तब भी नहीं आएंगी। क्यों सर? क्योंकि हम आपको सारी की सारी रिवीजन वीडियोस भी देंगे, आपको रिवीजन वीडियोस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। सोचो, तो जब रिवीजन वीडियोस मिल गई तो सारी चीजें वैसे ही याद आ जाएंगी। और अब तो हम रिवीजन के साथ साथ कॉन्सेप्ट कराते हैं, प्लस रिवीजन में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराते हैं। बच्चे, मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का हैंड आउट बना दिया है, वो मैं मेन क्लास में नहीं कराता, वो मैं सारे के सारे रिवीजन क्लास में ही कराता हूं। मेन क्लास में मैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं कराता, जानबूझ के, कि मुझे रिवीजन में भी कुछ कराना है, क्योंकि क्वेश्चंस करके रिवीजन ज्यादा अच्छी होती है। अब मैं मेन क्लास वाले क्वेश्चन दोबारा रिवीजन में कराने शुरू कर दूं, वो कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं मेन क्लास वाले क्वेश्चंस कभी भी दोबारा रिवीजन में नहीं कराता। रिवीजन के लिए मैंने एक्स्ट्रा हैंड आउट दिया है, सर आप तब फिर क्वेश्चंस कराओगे? हाँ, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। बच्चे, वो आपके ही काम आएंगे ना, क्योंकि जब दोबारा से एक बार करोगे, आपने शुरू में एएस कर लिए, रिवीजन में फिर एएस के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, तो सोचो कितना मजा आने वाला है। सारा सिलेबस दोबारा होएगा रिवीजन वीडियोस में, समझ लो। और रिवीजन वीडियोस तकरीबन मेरा ख्याल 25 से 30 घंटे में हम पूरे का पूरा सिलेबस करते हैं। सोचो, शुरू में 150 घंटे लगते हैं, फिर 25 से 30 घंटे में करते हैं, क्योंकि दूसरी बार कर रहे हैं ना। एक बार तो सारे नोट्स लिख लिए, सारे क्वेश्चंस लिख लिख के कर लिए, रिवीजन में तो समझाना है और थोड़े से क्वेश्चंस कराने हैं, ताकि रिव्यू हो जाए सारे का सारा। क्लियर है? सर टेस्ट लोगे आप? बच्चे, क्योंकि अब फेस टू फेस की फैसिलिटी है, तो टेस्ट आप हमारे सेंटर पे आके भी दे सकते हो। पर अगर आप लुधियाना के बाहर से आते हो, तो फिर आपके हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। तो जैसे रिवीजन वीडियोस अपलोड होंगे, आपको ऑनलाइन टेस्टिंग का शेड्यूल बता दिया जाएगा कि हाँ, आप किस तरह से ऑनलाइन टेस्टिंग दे सकते हो। पर अगर आप लुधियाना से हो, सो आई विल हाईली रेकमेंड कि आप हमारे सेंटर पे आके टेस्ट दो, क्योंकि जो टेस्ट सामने बैठ के होता है उसका मजा ही अलग होता है। पर अगर आप बाहर से हो तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। वो कैसे होगा? वो जैसे ही आपका सिलेबस खत्म करके हम रिवीजन वीडियोस अपलोड करेंगे, आपको पूरी की पूरी जानकारी टेस्टिंग के रिगार्डिंग दे दी जाएगी, ऑनलाइन टेस्टिंग की भी और ऑफलाइन टेस्टिंग की भी, सारी की सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। क्लियर है? क्योंकि ये ग्रुप 2 है और आप ग्रुप 1 से मजे हुए आते हो, एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो, तो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। ये सारी बातें मैं बताना चाहता था कि हमारा बैचेस जो हैं वो किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सो ध्यान रखना, रोज के 2 लेक्चर कोशिश करूंगा 10 बजे तक अपलोड हो जाएं। कई बार अपलोडिंग में समय लग जाता है, तो 15-20 मिनट इधर उधर हो सकता है। उसके लिए मैं अभी से माफी चाहता हूं, क्योंकि रोज रोज माफी मांगने आ नहीं पाऊंगा। क्लियर है? वो स्टाफ भी अपलोड करने में कई बार देरी कर देता है, तो वो अभी से, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, माजरत के साथ बोलता हूं कि भाई अभी से माफी है। ठीक है ना? वैसे कोशिश है कि आपको 10 से 10:30 के बीच में ये लेक्चर मिल जाएंगे, आपका शेड्यूल इफेक्ट नहीं होगा। ओके है जी, समझ आ गई बात? तो ये थी जी सारी की सारी बातें कि हमारा बैच कैसे चलेगा। आइए अब अपने सिलेबस पे आते हैं कि हमारा ग्रुप 2 एडवांस्ड अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है। और मे बी द लास्ट टाइम ही होगा कि मैं ये सिलेबस लिखने जा रहा हूं, क्योंकि नवंबर 23 में अगर नया सिलेबस आ गया तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स का एक पेपर होने जा रहा है। ठीक है? तो सिलेबस जो मैं लिख रहा हूं, आज डेट है 19/11/2022 के अकॉर्डिंगली मैं लिख रहा हूं, 19 नवंबर के अकॉर्डिंगली। आपके लिए जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का एप्लीकेबल है, वो May 22 वाला एडिशन एप्लीकेबल है। तो नया स्टडी मटेरियल अब इस कोर्स में तो आएगा नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट नया कोर्स बनाने में व्यस्त हो गया है। तो इस कोर्स में तो नया मटेरियल आने से रहा। सो May 22 भी लेटेस्ट ही है, अभी 22 ही चल रहा है। सो वही एडिशन आपके लिए भी अवेलेबल है। सर सिलेबस क्या है? तो बच्चे, ग्रुप 1 की ही तरह आपके सिलेबस को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे चैप्टर्स। सो 2 हिस्सों में सिलेबस को बांटा गया है। पहले हिस्से में पढ़ेंगे क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे क्या?
चैप्टर्स। अच्छा, हमारा फेस टू फेस बैच जो है वो 23rd से स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो मैंने बता दिया है सबको, बट स्टिल मैं यहां भी बता दूं कि फेस टू फेस बैच 23rd से स्टार्ट हो रहा है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बार थोड़े ज्यादा हैं। ग्रुप 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने नहीं थे, यहां ज्यादा हैं। जैसे कौन कौन से हैं सर, ये लिखना है आपने पर बाद में, है ना, अभी रुक जाओ, मैं पूरा समय दूंगा आपको लिखने का। सो AS 1 हो गया था ग्रुप 1 में, 2 हो गया था, 3 हो गया था, तो AS 4 यहां है, AS 5 यहां है, AS 6 है ही नहीं, AS 7 यहां है, AS 8 है ही नहीं, AS 9 यहां है, 10 ग्रुप 1 में हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, AS 14 यहां है, 15 ना ग्रुप 1 में है ना ग्रुप 2 में है, 16 आप कर चुके हो, 17 यहां है, 18 यहां है, 19 यहां है, 20 यहां है, 21 कहीं भी नहीं है, हालांकि इनडायरेक्टली है, 22 यहां है, 23 नहीं है, 24 यहां है, 25 नहीं है, 26 यहां है। सो देखो कितने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 12 होते हैं शायद ये, यस। सो ये 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो आपके कोर्स का पार्ट है। बाद में लिखिए, मैं आपको समय दूंगा। इस बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोर्स काफी बड़ा है और बच्चे इसके क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के 25 से 30 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं। सर इस बार कितने आए हैं, मैं इस बार एक बार आपको पेपर दिखाऊं इस बार का, रुको मैं इस बार का पेपर दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि इस बार कितने क्वेश्चंस जो हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आए हैं। सो लेट मी ट्रांसफर द पेपर हेयर। तो अब ट्रांसफर नहीं होएगा क्योंकि समय पे टेक्नोलॉजी धोखा देती है, नहीं आ गया है। सो आइए ज़रा देखें ज़रा कि इस बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कितने क्वेश्चंस आए हैं। आप सिलेबस बाद में लिखेंगे, ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे ये देखो, पहला क्वेश्चन AS 5 से आया। पहला क्वेश्चन तो बच्चे AS का ही होता है, तो वो तो 20 मार्क्स पूरे के पूरे AS के ही हैं, सब रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। फिर AS 22 का ये क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का। उसके बाद AS 20 का क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का, और लास्ट में AS 4 का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन तो होता ही है, पर ग्रुप 2 का आखिरी क्वेश्चन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड आता है। जैसे इधर देखो, ये आखिरी क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन AS 9 का, तो 4 नंबर और हो गए क्योंकि एज 4 मार्क्स का है। दूसरा क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नहीं है, बायबैक का है। तीसरा ईसॉप्स का है। चौथा AS 29 का, देखो एक और आया। सब क्वेश्चन बुक से कट कॉपी पेस्ट आए हैं, कुछ भी नहीं आया। ये देखो AS 29, और फिर से क्वेश्चन AS 40, तो ये भी 4 मार्क्स। तो 4 4 8 और 4 12, तो 20 प्लस 12 32 नंबर का पेपर नवंबर 22 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आया है। और ये सिर्फ नवंबर 22 नहीं, हर पेपर में ही इतना पेपर आता है। सो हमारी आदत है, और ये 30 से 35 नंबर का पेपर आना ही आना है, और कुछ आए ना आए ये तो आना ही आना है। तो हमारी आदत है कि सबसे पहले हम इसी को निपटाते हैं। सो क्लासेस में हम शुरू हमेशा कहां से करते हैं, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस बार भी वैसा ही होगा, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बात? तो AS से ही स्टार्ट करेंगे, AS पे ही खत्म करेंगे, वो बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। सो बहुत हैवी सिलेबस है, AS का सिलेबस काफी ज्यादा हैवी है ग्रुप 2 के कोर्स में। अब चैप्टर्स कौन कौन से हैं सर हमारे सिलेबस में? सबसे पहले बच्चे आपके सिलेबस में है एडवांस्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स। एडवांस्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स। दूसरा है कंसोलिडेशन का चैप्टर। तीसरा है अमेलगमेशन का चैप्टर, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रुक जाओ जरा, मैं यहां पे आपके कुछ बात करना चाहता हूं।
30 से 35 नंबर के तो एएस हो गए। 20 मार्क्स का पार्टनरशिप पक्का आता है, जैसे इस बार भी आया है, ये देखो 20 मार्क्स का पार्टनरशिप, 15 नंबर का प्रैक्टिकल आता है, 5 नंबर की थ्योरी आती है। जैसे इधर भी देखो, ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है इस बार पेपर में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हालांकि बुक का क्वेश्चन आया है। सो 15 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये पार्टनरशिप का सवाल है 4A, और 5 नंबर का थ्योरेटिकल बहुत इजी क्वेश्चन आया है। सो 20 नंबर का तो बच्चे पार्टनरशिप आता है। 10 से 20 मार्क्स का कंसोलिडेशन आता है, 10 से 20 मार्क्स का अमेलगमेशन आता है, और 10 से 20 मार्क्स का इंटरनल आता है। तो 10 से 20 मतलब कई पेपर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कंसोलिडेशन और अमेलगमेशन में। इस बार दिखाऊं आपको कितना आया है, इस बार देखते हैं। जैसे ये देखो, ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया है, और मैं कहता हूं इससे बेहूगी बात नहीं हो सकती। 15 नंबर का कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया है, और इतना आसान सवाल है कि मतलब सवाल शुरू करते ही खत्म हो गया। ये देखो यहां खत्म भी हो गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन आया है पेपर में, चलो क्या कर सकते हैं। सो 15 नंबर का कंसोलिडेशन आया है, और 15 नंबर का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। 15 है कि 10 का है? 20 मार्क्स का, माय गॉड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। या तो अमेलगमेशन आता है या इंटरनल आता है, ज्यादातर दोनों भी आ सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि दोनों में से एक ही आएगा, दोनों भी आ सकते हैं, पर ज्यादातर दोनों में से एक आता है। इस बार इंटरनल आया है 20 मार्क्स का, तो सोचो 32 नंबर के एस, 20 का पार्टनरशिप, इस बार 15 का कंसोलिडेशन, 20 का इंटरनल, कितने मार्क्स हो गए चेक कर लो। ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का पेपर तो कवर भी हो गया। 75 to 80 मार्क्स का पेपर हो भी गया, टोटल 120 का पेपर आता है। यही आपके सिलेबस का कोर है, कोर जिसको कहते हैं, ये है आपके सिलेबस का। सो ये इस बार का पेपर दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, सीधा इंटरनल का कोर, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत इजी चैप्टर है, ये उसका क्वेश्चन आया है 20 मार्क्स का। 15 का कंसोलिडेशन डाल दिया, और फिर 20 का पार्टनरशिप तो आना ही आना है। तो बाकी जो मैं सिलेबस लिख रहा हूं, देख लो फिर वो कितने नंबर का है। पर सर करना तो वो भी है, हाँ बिल्कुल करना है, पर वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, जिसमें क्या क्या आएगा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का एक छोटा सा चैप्टर आएगा, फॉर्मेटिंग का चैप्टर है, ये कभी किसी को तंग नहीं करते। फिर एक बाय बैक ऑफ शेयर्स का चैप्टर आएगा, बाय बैक ऑफ शेयर्स के ऊपर चर्चा होगी। फिर एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का चैप्टर है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर चर्चा है। फिर बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते। और लास्ट में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में। ये है अपना सिलेबस। जबकि कोर चंक तो बच्चे ये 4 चैप्टर्स, रादर ये 3। इंटरनल तो बहुत इजी है, क्योंकि उन तीनों पे मेहनत भी लगती है, दिमाग भी लगता है। इंटरनल तो बहुत इजी है, पर चलो मैं इंटरनल को इनकी कैटेगरी में ले लेता हूं और हटा रहा हूं। ज्यादातर इन दोनों में से एक आता है, पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है, दोनों भी आ सकते हैं पेपर में। सो जल्दी से अब आप अपना ये सिलेबस लिख लीजिए, ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली सिलेबस में क्या क्या है। हालांकि ज़्यादातर बातें समझ में नहीं आई होंगी, एएस तो फिर भी आ जाते हैं, चैप्टर्स कुछ नए होते हैं। चलिए जी, तो ये सिलेबस आप पहले अपनी नोटबुक पे आराम से लिखिए। क्योंकि आपके लिखने की स्पीड मैच तो करेगी नहीं, सबकी स्पीड अलग अलग होती है, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि आप आराम से इसको पॉज करके लिखिए। तो पॉज करके क्लास स्टार्ट करने से आपकी ड्यूरेशन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो जब मैं बोलूंगा पॉज करिए, आप आराम से पॉज करिए, उसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो पॉज करिए। ओके,
सो आपने बच्चे लिख लिया होगा, मैं वेट थोड़ा करूंगा, आपने तो लिख लिया पॉज करके, अब मैं तो आगे बढ़ूंगा, ये दो नीचे रह गए थे, पॉज करिए। चलिए, सो ये था जी बच्चे हमारा सिलेबस। कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ 100 आवर्स 120-110 घंटे में हो जाता है। वो तो होमवर्क कराने के चक्कर में मुझे 150 घंटे लग जाते हैं, अदरवाइज 150 घंटे का कोई काम है नहीं। ठीक है, 30 से 35 क्लासेस एएस की हैं, 110 में से 35 को क्लास एएस की, 35-40 क्लासेस एएस की हैं, बाकी चैप्टर्स की हैं। सो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कुछ नहीं, एक एक चर्चा आराम से प्रभु की वंदना मान के हम लोग करते चले जाएंगे। ज्यादातर बच्चे जो ग्रुप 2 में आते हैं, ग्रुप 1 का एग्जाम देके आते हैं, बट फिर भी मैं एक बार एग्जाम का पैटर्न डिस्कस कर दूं, क्योंकि पैटर्न सेम ही होता है जो आपने ग्रुप 1 में पढ़ा होता है। सो एग्जाम किस पैटर्न पे आता है, तो पैटर्न हम यहीं से ही देख लेते हैं, लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ये देखो, क्योंकि हमारे पास पेपर ही है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आता है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। ये कहाँ से आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ये मई 22 का पेपर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आता है कहाँ से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। बाकी आपको 5 में से किन्हीं 4 क्वेश्चंस का आंसर ही करना होता है। तो कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। तो बचे हुए 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। अब वो 4 20-20 नंबर के भी 4 हो सकते हैं, 10-10 नंबर के भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला तो पूरे 20 नंबर का ही था, है ना, ये तो पूरे 20 मार्क्स का ही था। फिर थर्ड में 15-5 था, ये देखो थर्ड में एक 15 नंबर का कंसोलिडेशन और 5 नंबर का एनबीएफसी का क्वेश्चन है, ये एनबीएफसी का बुक का क्वेश्चन है। सब पास्ट क्वेश्चंस आए हैं, नया सवाल कोई नहीं आया इस बार। फिर पार्टनरशिप का बहुत जबरदस्त सवाल, पूरे 20 नंबर का पार्टनरशिप। फिर 15 नंबर का बैंकिंग से आया, ये क्वेश्चन 15 नंबर बच्चे डिजर्व नहीं करता, ये पास्ट में 10-10 नंबर का आया हुआ है, तो ये इस बार 15 नंबर का आया है, चलो क्या कर सकते हैं। फिर 5 नंबर का लिक्विडेशन में से आया है, अगेन बुक का क्वेश्चन है, कहीं भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह का सवाल है। और लास्ट में 4-4 नंबर के 5 होते हैं, जिसमें कोई 4 करने होते हैं, एक आपको यहाँ पे वैसे ही वो लोग छूट दे देते हैं, चलो एंजॉय करो। क्लियर है बात, समझ आ गया। सो ये सारी बातें हैं। तो पेपर का पैटर्न बड़ा सिंपल है। फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन, फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, कहां से आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आता है। फिर रिमेनिंग में से रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको कितने करने होते हैं, एनी 4 करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन की चॉइस होती है, जैसे इस बार पक्का कईयों ने पार्टनरशिप का सवाल छोड़ा होगा, क्योंकि मान लो वो सवाल आपको आता भी, क्योंकि बुक का क्वेश्चन था, सबको आता होगा, बट वो इतना बड़ा था माफ करिए जोर ज्यादा लग जाता है, वो इतना बड़ा था कि बच्चों को उसको करने में दिक्कत आती है। वो क्वेश्चन इस तरह का है। सो ये पैटर्न आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आप ग्रुप 1 के पेपर दे के ही आए हो। अगर कोई डायरेक्ट ग्रुप 2 में आया है तो उसके लिए ये पैटर्न रेलेवेंट है। सो पॉज करिए और लिखिए। चलिए, सो लिख लिया होगा बच्चे आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो ये थे जी हमारे डिटेल्स रिगार्डिंग द किस तरीके से हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और किस तरीके से हमारा काम चलेगा। चलिए बच्चे, सो अब हम फॉर्मली अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला है कि हम अपना सिलेबस जो स्टार्ट करेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो आइए एक बार दोबारा से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हालांकि ये इंट्रोडक्शन आपने ग्रुप 1 अकाउंटिंग के कोर्स में ले रखी होती है। सो पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन आपने ग्रुप 1 अकाउंटिंग में ले रखी है, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि सीधा मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने शुरू नहीं करना चाहता। सो मैं एक बार आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं
कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं, क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहां पे आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं डिटेल में। इन द सेंस अगर आप उसके नोट्स भी लिखना चाहते हैं, क्योंकि वो ग्रुप 1 के सिलेबस में है, तो मैंने वो वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो अपलोड किए हुए हैं। बट ग्रुप 2 के सिलेबस में ये नहीं है, पर मैं एक बार ओवरव्यू दे के ही स्टार्ट करता हूं ताकि पुरानी बातें एक बार याद आ जाए, ताकि इनमें से कोई बात रिपीट हो पढ़ाते टाइम तो आपको याद तो हो ना कि हाँ ये क्या पढ़ा हुआ है, कहीं को तो भूल भुला जाता है। इसलिए मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं, पर ये सब चीजें मैं नोट्स में नहीं लिखवाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये नोट्स में नहीं लिखी जाएंगी सारी की सारी चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ हम दोबारा से एक ओवरव्यू लेंगे। समझ लो हम ग्रुप 1 की ही बातें थोड़ी सी दोबारा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? तो बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का जिम्मा दिया गया है किसको? आईसीएआई को। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को ही बोला गया है कि आप ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएं। आईसीएआई में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, एएसबी। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना। अब मुद्दा उठता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या जरूरत है? तो बच्चे अकाउंटिंग के ना बहुत जगह पे रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो आपको डेप्रिसिएशन लगानी है, तो अगर कोई रूल नहीं बना होगा ना, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाता चला जाएगा और यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी अकाउंट्स में। अब जैसे मान लो मैं किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ रहा हूं, मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बैलेंस शीट पढ़ रहा हूं, और मेरे दिमाग में है कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंगली लगती है, तो मुझे पता होगा कि आरआईएल ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगाया होगा। अब अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं, कोई रूल है ही नहीं, तो फिर क्या पता लगेगा कौन क्या कर रहा है, बताओ। सो अकाउंटिंग के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। सर अकाउंटिंग में तो इतने सारे मुद्दे हैं, क्या सारे मुद्दों पे रूल्स बनाए गए हैं? द आंसर इज नो, सारे मुद्दों पे नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको लेके कुछ प्रिंसिपल्स का गठन किया गया, और वो सारे प्रिंसिपल्स कहां लिख दिए गए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिख दिए गए। सो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ी, ताकि अकाउंटिंग के अंदर क्या आ जाए? यूनिफॉर्मिटी आ जाए, एक पर्टिकुलर तरीके से अकाउंटिंग होनी शुरू हो जाए। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ी, और आईसीएआई को भारत सरकार ने बोला कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाइए। आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना चुका है बच्चे? उन्होंने तो 32 तक बनाए थे, 1 से लेकर 32 तक, 32। पर 30, 31, 32 को विड्रॉ कर लिया गया। उसके कई कारण थे, अब मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता क्यों विड्रॉ कर लिया गया। तो समझ लो 1 से लेकर 29 तक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाए हैं, जिसमें से 2 नहीं है, एक्सेप्ट AS6 और AS8। क्यों सर? आईसीआई नंबर भूल गया था जो AS6 और AS8 नहीं बनाए? नहीं बच्चे, नंबर तो उनको याद थे, और किसी जमाने में AS6 होता भी था। 2016 में जाके AS6 को AS10 में मर्ज कर दिया गया, तो AS6 का पुनः जन्म हुआ, पर उसकी शक्ल बदल गई, वो AS10 के साथ आ गया। सिमिलरली AS8 को किसी जमाने में AS26 के साथ मर्ज कर दिया गया। AS26 है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर, तो AS8 को AS26 के साथ जोड़ दिया गया। जैसे AS6 को AS10 के साथ जोड़ा गया, वैसे ही AS8 को AS26 के साथ जोड़ दिया गया। तो इफेक्टिवली कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बचे? 27, और इसी 27 में से 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है, और आई थिंक 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 का पार्ट थे। तो 12 और 9 21। सर बाकी 6 वो कहीं नहीं है। क्यों सर? उनकी जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट कहता छोड़ो ना, बड़े हो जाओगे तो आपको इंड एएस पढ़ा देंगे। याद है ग्रुप 1 में इंट्रोडक्शन ली थी, तो जब इंड एएस पढ़ लोगे तो वो कह रहा है उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। तो इसलिए उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कहीं भी इन्होंने रखा ही नहीं हुआ।
न्यू कोर्स में शायद कुछ चेंज कर दें, पर फिलहाल तो वो 6 कहीं नहीं है। 12 आप यहां पढ़ते हो, 9 आपने ग्रुप 1 में पढ़े थे। सो टोटल 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास। ओके, समझ आ गई बात? क्लियर है? सो इतने एएस आज तक बने हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये एएस लगाने मैंडेटरी होते हैं? क्योंकि जो चीज बच्चे गवर्नमेंट ने बना रखी हो ना, वो कानून होता है, और कानून तो भारत में जो रहता है उन सब पे लगता है, तो बात ही खत्म हो गई। पर आईसीएआई कोई लॉ मेकिंग बॉडी तो है नहीं। आईसीआई ने स्टैंडर्ड बना दिए तो भाई मैं क्यों मानूं? आईसीआई कोई कानून थोड़ा बनाने वाली बॉडी है जो मैं इसकी बात मानूं। सो द क्वेश्चन अराइजेस, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है? तो बच्चे इस सवाल का मैं जवाब देने के लिए एंटिटीज को 2 हिस्सों में विभाजित करूंगा। एक होते हैं कंपनीज और दूसरे होते हैं नॉन कंपनीज। सो हम बात करने जा रहे हैं किसकी? एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, कि कौन कौन एएस लगाता है। तो इसके लिए 2 हिस्सों में बांटा जाता है एंटिटीज को, कंपनीज और नॉन कंपनीज। सबसे पहले बात करते हैं कंपनीज। तो बच्चे कंपनीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी होते हैं। कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी होते हैं। सर मतलब उनको लगाने पड़ते हैं? हाँ, उनको लगाने पड़ते हैं। कौन कहता है सर? बच्चे कंपनीज एक्ट 2013, आई थिंक सेक्शन 129 कहता है कि हर कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी एंड सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? बच्चे लॉ कहता है वो वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो नोटिफाइड बाय नफरा होंगे। हैं आईसीएआई वाले स्टैंडर्ड्स नहीं, वो कह रहे हैं ना, वो वाले स्टैंडर्ड्स जो नफरा नोटिफाई करेगा। सर नफरा क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, लॉ में पढ़ते हैं। अर्लियर इसको नकास बोलते थे। सर नकास क्या था? नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी कमेटी, नकास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये पहले होता था, अब नफरा है। नकास खत्म करके नफरा बनाया गया। तो लॉ कंपनीज एक्ट कहता है कि वो वाले एएस कंपनीज पे लगेंगे जो नफरा नोटिफाई करेगा। तो सर बता दो फिर नफरा ने कौन से नोटिफाई करे हैं? तो बच्चे नफरा ने वही नोटिफाई करे हैं जो आईसीएआई ने बनाए हैं। सिंपल, नफरा ने वही नोटिफाई करे हैं जो आईसीआई ने बनाए हैं। तो अल्टीमेटली वो आईसीएआई स्टैंडर्ड है, पर बीच में नफरा से नोटिफाई कराना जरूरी है। नफरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। तो भारत सरकार चाहती थी कि ये ना हो कि आईसीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए और वो कंपनीज पे लग जाए। वो कह रहा ना, आईसीआई तो बनाई जा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तब तक वो कंपनीज पे नहीं लगेगा जब तक नफरा उसको नोटिफाई ना कर दे। सरकार एक नोटिफिकेशन निकालेगी, एक पर्टिकुलर डेट निकालेगी, उसी डेट से वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होना शुरू होंगे। उससे पहले वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होंगे। ओके, समझ आ गई बात? क्लियर है? सो वो वाले एएस कंपनीज पे लगते हैं जो नोटिफाइड बाय नफरा है, और नफरा ने आईसीएआई के एएस 1 to 29 को नोटिफाई किया हुआ है, एक्सेप्ट एएस 6 और एएस 10। तो वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इन अदर वर्ड्स। अब बच्चे कंपनीज में लॉ में एक कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स आते हैं। आपको पता है एक लॉ होता है, एक लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए रूल्स होते हैं। सो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स आते हैं। अब ये रूल्स कहते हैं कि एएस लगाने के लिए कंपनीज को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक है स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज,
जिस ये लिखना नहीं है आपको कुछ भी, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ फॉर्मली ये स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये सब आपने ग्रुप 1 में किया हुआ है। स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, और फिर कह रहा हूं अगर डिटेल में करना है तो यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, वहां वीडियोस पड़े हैं। एसएमसीज और दूसरे होते हैं नॉन एसएमसीज। स्मॉल एंड मीडियम मतलब छोटी छोटी कंपनीज, ये छा गलत बन गया है, ये होता है छा, है ना, छोटी छोटी कंपनीज। और नॉन एसएमसीज मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज। सो पहले बोल दिया कि हर कंपनी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने मैंडेटरी हैं, ये तो बात ही खत्म हो गई कि कंपनीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने हैं। फिर बोला गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने के लिए कंपनीज को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, माफ करिएगा, एसएमसीज और नॉन एसएमसीज। सर ये ऐसा क्यों किया गया? बच्चे लॉ कहता है जो नॉन एसएमसीज हैं उनको किसी तरह की कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, उनको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने हैं और दिल से लगाने हैं। पर जो एसएमसीज हैं इनके लिए एग्जम्पशंस प्रिस्क्राइब्ड करे गए हैं, छोटी छोटी कुछ बातों से इनको माफी दे दी गई है। सर नॉन एसएमसीज को कोई माफी नहीं है? नहीं, नॉन एसएमसीज के लिए कोई माफी नहीं है, एसएमसीज को माफी दी गई है। तो सर पहले बता दो एसएमसीज को क्या माफियां हैं। बच्चे 2 तरह के एग्जम्पशन हैं, फुल एग्जम्पशन, पार्शियल एग्जम्पशन। ये सब पढ़ा हुआ है आपने ग्रुप 1 में। फुल एग्जम्पशन, पार्शियल एग्जम्पशन। व्हाट इज फुल एग्जम्पशन? पूरा एएस ही लगाने की जरूरत नहीं है, 2 एएस हैं, AS3 और AS17। AS3 हमने पढ़ा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS17 यहां पढ़ेंगे सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये एएस इनको लगाने की जरूरत नहीं है। पार्शियल एग्जम्पशन होता है कि एएस तो इन पे लगेगा, पर एएस के कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस होंगे जो इन पे अप्लाई नहीं होंगे। और सर वो कौन कौन से हैं? AS 15, 19, 20, 28 और 29। अब इसमें से ये 3 हमारे कोर्स में है, 19, 20 और 29। अच्छा AS 29 तो मैंने लिखा ही नहीं सिलेबस में, वो भी है बच्चे, 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सॉरी माफ करिएगा, ये सिलेबस में ऐड कर लो, AS 29 भी है। 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं टोटल, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13। ये भी सिलेबस का पार्ट है, याद आ गया है ना, ये भी सिलेबस का पार्ट है, तो ये सिलेबस में ऐड कर लो। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो सब पे लगेंगे, पर इसके कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे होंगे जो एसएमसीज को लगाने की जरूरत नहीं है। बट नॉन एसएमसीज को सारे एस लगाने हैं, किसी तरह की कोई एग्जम्पशन नहीं है। सर ये हमें याद करने हैं? नहीं, ये ग्रुप 1 में याद करने थे, ये यहां के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सर अब ये भी तो बताओ ये एसएमसीज और नॉन एसएमसीज बनते कैसे हैं? सर कैसे पता लगता है कोई कंपनी एसएमसी है या नॉन एसएमसी है? बड़ी सिंपल सी बात है। कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स कहते हैं जी 5 कंडीशंस हैं, अगर 5 में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो गई तो आप उस कंपनी को नॉन एसएमसी मानिएगा, यानी बड़ी कंपनी मानिएगा। कितने कंडीशंस हैं? 5। कितने पूरे करने हैं? सिर्फ 1, तो वो कंपनी नॉन एसएमसी बन जाएगी। मैंने कहा जी बताओ कौन से कंडीशन है। पहला, लिस्टेड कंपनी और कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। शेयर बाजार में जो लिस्टेड हैं वो सारी कंपनियां बड़ी कंपनियां, उनको एस लगाने हैं। और जो लिस्टिंग की प्रोसेस में है, प्रोसेस मतलब जिन्होंने सेबी में ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है लिस्टिंग के लिए, पर अभी तक लिस्टिंग हुई नहीं, उन सबको बड़ी कंपनीज माना जाएगा, उनको सारे एस लगाने हैं। दूसरा, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और एनबीएफसीज। बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और एनबीएफसीज, ये भी सारी बट नॉन एसएमसीज हैं। बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और एनबीएफसीज, जो भी बैंक हैं, जो भी इंश्योरेंस का काम करते हैं या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं,
ये सारे के सारे नॉन एसएमसी हैं। सर ये तो हो गए ना बड़े बड़े लोग। सर क्या मैं आ सकता हूं नॉन एसएमसी में? आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी कंपनी होनी चाहिए हुज टर्नओवर एक्सीड्स 250 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, अगले साल उसको नॉन एसएमसी माना जाएगा। या एनी कंपनी हुज बोरोइंग एक्सीड 50 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एनी कंपनी हुज बोरोइंग्स एक्सीड 50 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जिसकी बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल एक भी मिनट के लिए अगर आपकी बोरोइंग 50 करोड़ से ऊपर चली गई तो अगले साल आपको नॉन एसएमसी माना जाएगा। और लास्ट, इन सब की होल्डिंग और इन सब की सब्सिडरी कंपनीज को भी नॉन एसएमसी माना जाएगा, चाहे वो कोई कंडीशन पूरा करें चाहे ना करें। मतलब एक्स लिमिटेड मान लो बैंक है, एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई की जितनी सब्सिडरी कंपनियां हैं सबको नॉन एसएमसी माना जाएगा, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी कोई कंडीशन पूरा करे चाहे ना करे। तो ये 5 कंडीशन दिए गए हैं, कितने पूरे करने हैं? सिर्फ एक। अगर एक भी पूरा हो गया तो वो कंपनी नॉन एसएमसी है, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं है। अगर पांचों में से कोई भी पूरा नहीं हुआ तो वो कंपनी एसएमसी है और उसको एग्जम्पशन मिलेगी। ओके, समझ आ गई बात? क्लियर है? सो ये कहानी है। ये कहानी किसकी है? कंपनीज की। अब बात करते हैं कि नॉन कंपनीज पे क्या एएस लगते हैं। कंपनीज पे तो समझ में आ गया कि कंपनीज के लिए एएस मैंडेटरी हैं, पर क्या नॉन कंपनीज के लिए भी एएस मैंडेटरी हैं? सर नॉन कंपनीज में कौन आता है बच्चे? जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स, सोल प्रोप्राइटर, है ना, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सारे के सारे आपके नॉन कंपनीज है। मतलब कंपनी के अलावा जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको नॉन कंपनीज बोला गया है। सर क्या इन पे एस लगते हैं? बच्चों देखो, इनका कानून तो कुछ नहीं कहता। जैसे कंपनी लॉ ने तो खुद ही बोल दिया था कि आपको एस लगाने हैं, इसी तरह एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, वहां भी लिखा हुआ है कि आपने एस लगाने हैं। एक एलएलपी भी होता है नॉन कंपनीज में, इनके कानून में भी लिखा हुआ है कि आपको एस लगाने हैं। पर पार्टनरशिप एक्ट में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, सोल प्रोप्राइटर का तो कोई एक्ट ही नहीं है, ट्रस्ट के एक्ट में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या इनको एस लगाने? तो सीधा तो बच्चे इन पे एस नहीं लग पाए, क्योंकि यहां तो इनका कानून ही कह देता आपको एस लगाने हैं। क्योंकि इन पे सीधे एस नहीं लगे तो इंस्टीट्यूट ने इनको इनडायरेक्ट तरीके से पकड़ा। इंस्टीट्यूट ने एक फ्रेमवर्क निकाला, फ्रेमवर्क ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और यहां बोला कि हे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, ये आपकी जिम्मेवारी है चेक करना कि जब भी कोई रिपोर्टिंग एंटिटी आए तो वाइल परफॉर्मिंग द अटेस्ट फंक्शन, जब आप उसकी बैलेंस शीट साइन करेंगे तो हे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, ये आपकी जिम्मेवारी है चेक करना कि उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। सर मतलब मान लो आपके पास कोई पार्टनरशिप फर्म आती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके ऑडिट कराने के लिए, और वो पार्टनरशिप फर्म एक रिपोर्टिंग एंटिटी है। सर रिपोर्टिंग एंटिटी का क्या मतलब होता है? जिसने किसी को रिपोर्ट करना है। जैसे मान लो उसने बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसने बैंक में ये बैलेंस शीट देनी है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग एंटिटी। आपके पास एक पार्टनरशिप फर्म आई और पार्टनरशिप फर्म एक रिपोर्टिंग एंटिटी है,
और आपको कह रही है जी बैलेंस शीट साइन करनी है, अटेस्ट ऑडिट करना है, इसको बोलते हैं अटेस्ट फंक्शन, ऑडिट करना है। तो हे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, आईसीआई कह रहा है ये आपकी जिम्मेवारी है चेक करना कि उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगे हुए होने चाहिए, बिना एएस लगाए आप उसकी बैलेंस शीट साइन नहीं करेंगे। वो अलग मुद्दा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ये जिम्मेवारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, मुझे भी पता है निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे, आपको भी पता होगा कितनी को निभा रहे होंगे, पर लिखा तो यही है। तो सर मतलब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे एएस तभी लगते हैं जब वो एक तो रिपोर्टिंग एंटिटी होता है, अदरवाइज नहीं लगते, जिसने किसी को रिपोर्ट करना है, और दूसरा सीधा नहीं लगते, थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट लगवाए गए। सीए को बोला गया कि हे सीए जी, ये आपकी जिम्मेवारी है चेक करना कि इसकी बुक्स पे एएस लगे हैं या नहीं लगे हैं। तब ये सीए के ऊपर ये बात डाल दी गई है। सो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे एएस लगते हैं प्रोवाइडेड सच नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आर रिपोर्टिंग एंटिटीज। और ये एंटिटी की जिम्मेवारी नहीं है एएस लगाना, किसकी जिम्मेवारी है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेवारी है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगवाना। समझ आ गई बात? क्लियर है? सो ये किस्सा है जी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का। तो सर ट्रस्ट पे भी एएस लगते हैं सर? सर ट्रस्ट पे तो इनकम टैक्स भी नहीं लगता, तो आप ट्रस्ट पे एएस लगा रहे हैं। तो सुनो यहां फ्रेमवर्क क्या कहता है। फ्रेमवर्क कहता है अगर कोई ट्रस्ट प्योरली रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट है, मतलब जो दया धर्म के ही काम करता है, जो व्यापार नहीं करता, तो ऐसी ट्रस्ट पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। होते हैं कई ट्रस्ट, जैसे लुधियाना में है गोविंद गोधाम का ट्रस्ट, वो व्यापार नहीं करता, तो ऐसे ट्रस्ट पे आपको फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या लगाने, जो व्यापार ही नहीं करता। और एक ट्रस्ट है डीएमसी, क्या वो भी व्यापार नहीं करता? ना ना सर, वो तो मतलब लाख रुपए से तो ज्यादा बिल नहीं बनाता ना, कम बिल नहीं बनाता, तो व्यापार थोड़ा ना है, तो और क्या है। अगर ट्रस्ट बिजनेस भी कर रहा है तब आपको ट्रस्ट पे एएस लगाने पड़ेंगे। मान लो सर एक ट्रस्ट दोनों कर रहा है, वो रिलीजियस एंड चैरिटेबल काम भी कर रहा है और वो बिजनेस भी कर रहा है, तब भी पूरे के पूरे बिजनेस पे आपको एएस लगाने पड़ेंगे। मतलब अगर वो इतना सा भी बिजनेस कर रहा है तो पूरे के पूरे बिजनेस पे आपको एएस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे एएस का मतलब है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। एएस लगा, कई सोच रहे होंगे एएस लगा के क्या हो जाएगा, एएस लगा के होगा ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होगा, और ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाने जरूरी है। तो ट्रस्ट को बोला गया भाई अगर तू प्योरली दया धर्म के काम करता है फिर तो तेरे पे एएस नहीं लगेंगे, बट अगर तू बिजनेस करता है, चाहे थोड़ा सा भी बिजनेस करता है, तब भी तुझे पूरे बुक्स पे एएस लगाने पड़ेंगे। ओके। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को, जैसे बच्चे कंपनीज को एएस लगाने के लिए दो हिस्सों में बांटा गया था, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को एएस लगाने के लिए 4 हिस्सों में बांटा है। किसने बांटा है? फ्रेमवर्क ने। तो ये रीसेंट अमेंडमेंट के जरिए बांटा था। ग्रुप 1 के सिलेबस में हमने अमेंडेड ही पढ़ाया था। लेवल 1 एंटिटीज, लेवल 2 एंटिटीज, लेवल 3 एंटिटीज और लेवल 4 एंटिटीज। तो यहां एंटिटीज को 4 हिस्सों में बांटा गया है, 4 हिस्सों में। ओहो सर, लेवल 1 मतलब बड़े बड़े एंटिटीज, किसी तरह का कोई एग्जम्पशन नहीं है। जैसे वहां नॉन एसएमसी को कोई एग्जम्पशन नहीं था, लेवल 1 को भी कोई एग्जम्पशन नहीं है। सर लेवल 1 बनते कैसे हैं? ये सेम 5 कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो इसको हम लेवल 1 मान लेंगे। सर जैसे लिस्टेड एंटिटीज और एंटिटीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, बस यहां कंपनी वर्ड हटा के कौन सा वर्ड लिखना है? एंटिटीज वर्ड लिखना है। और सर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की भी लिस्टिंग होती है? हाँ होती है। म्यूचुअल फंड्स वो ट्रस्ट होते हैं, फिर भी उनकी लिस्टिंग होती है।
ज्यादातर को लगता है कि सिर्फ कंपनियों की लिस्टिंग होती है। नहीं बच्चे, नहीं, इनकी भी लिस्टिंग होती है, ट्रस्ट की भी लिस्टिंग, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट होते हैं, उनकी भी लिस्टिंग होती है। सो लिस्टेड एंटिटीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। कोई एंटिटी बैंक है, इंश्योरेंस है या एनबीएफसी है। कोई एंटिटी जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल। एंटिटी जिसकी बोरिंग पिछले साल 50 करोड़ से ज्यादा है। और होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ ऑल द अबव एंटिटीज। इनको बोला गया है क्या? लेवल 1 एंटिटीज। और इनको कोई एग्जम्पशन नहीं है। वहां तो बच्चे सिंपल था, नॉन एसएमसी, और जो नॉन एसएमसी नहीं है वो एसएमसी। यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो 4 लेवल है। तो सर लेवल 2 क्या है सर? बच्चे लेवल 2 के लिए 3 कंडीशन है। यस। पहला, एंटिटी हुज टर्नओवर एक्सीड 50 करोड़ बट अप टू 250 करोड़, क्योंकि 250 करोड़ से ऊपर तो वो क्या बन जाएगा? लेवल 1। तो जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, 250 करोड़ तक है। एंटिटी हुज बोरोइंग एक्सीड 10 करोड़ बट अप टू 50 करोड़, तो जिसकी बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ तक है, क्योंकि 50 करोड़ से ऊपर तो वो लेवल 1 है। और होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ ऑल द अबव एंटिटीज। क्लियर है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ ऑल द अबव एंटिटीज। क्लियर हो गई बात? तो ये हैं आपके लेवल 2। अब लेवल 2 को एग्जम्पशंस हैं? हाँ बिल्कुल हैं। वही 2 तरह के एग्जम्पशंस हैं, फुल एग्जम्पशन और पार्शियल एग्जम्पशन। और ये ऑलमोस्ट वही हैं जो एसएमसीज को थे। फुल एग्जम्पशन है 317 और यहां 20 जोड़ लो। एसएमसी को 20 में नहीं था, उसको पार्शियल था। और यहां 15, 19, 28 और 29, बस यहां से 20 पार्शियल से हटके फुल में चला गया। ये लर्न नहीं करने आपको, वैसे ही नॉलेज के लिए। ठीक है सर। सर व्हाट अबाउट लेवल 3? लेवल 3 के भी 3 कंडीशन है। एंटिटी हुज टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़ अप टू 50 करोड़, क्योंकि 50 करोड़ से ऊपर वो लेवल 2 है। एंटिटी हुज बोरोइंग एक्सीड 1 करोड़ 2 करोड़ और अप टू 10 करोड़। क्लियर है? और होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ ऑल द अबव एंटिटीज। तो 3 लेवल है। टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा, लेवल 1। बोरिंग 50 करोड़ से ज्यादा, लेवल 1। टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में, लेवल 2। बोरिंग 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में, लेवल 2। टर्नओवर 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में, लेवल 3। बोरोइंग 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, लेवल 3। और होल्डिंग एंड सब्सिडरी। और लास्ट जो लेवल 1 भी नहीं है, लेवल 2 भी नहीं है, लेवल 3 भी नहीं है, वो लेवल 4 है। मतलब जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से भी कम है, जिसकी बोरिंग पिछले साल 2 करोड़ से भी कम है। सर लेवल 3 को भी 2 तरह के एग्जम्पशन है? हाँ है, पार्शियल एग्जम्पशन और फुल एग्जम्पशन। अब सोचो लेवल 3 को लेवल 2 वाले एग्जम्पशन तो मिलेंगे, तो AS 3, 17 और 20 में फुल एग्जम्पशन तो है ही, पर इसको तो कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो उससे भी छोटा है। तो इसको 18 और 24 से भी एग्जम्पशन है। पार्शियल ऑलमोस्ट वही है, 15, 19, 28, 29, 2 इसमें और जोड़ दीजिए, 10 और 11। अब ये एग्जम्पशन कौन से हैं ये नहीं आपको याद करना, ये आपका काम नहीं है। ये थोड़ा आपको याद करना है ये एग्जम्पशन कौन से हैं। ये तो जब AS पढ़ते हैं तब देखते हैं, ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए चल रहा है। अब लेवल 4 को भी 2 तरह के एग्जम्पशन है। अब इसको सबसे ज्यादा एग्जम्पशन होंगे, क्योंकि ये सबसे ही छोटा है। फुल एग्जम्पशन ये तो सारे ही चलेंगे, 13, 17, 20, 18, 24, एक और जोड़ लो इसमें 28। पार्शियल एग्जम्पशन ये सारे ही चलेंगे, 15, 19, 28, 29,
10, 11, 13, 26, 22, इतनी लंबी लिस्ट है। अब ये याद थोड़ा करना है। सो ये लर्न नहीं करना है आपको किसको कौन कौन सी एग्जम्पशन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो मुझे भी याद नहीं है, मैंने भी देख के बोले हैं, तो भाई मैं को रट्टे मारने थोड़े बैठा हूं यहाँ, मुझे कौन से ऐसे याद होंगे ये। सो ये मुझे भी याद नहीं होते, ठीक है, क्यों करें याद, ये थोड़ा आएगा पेपर में कि इसको कहां कहां से एग्जम्पशन मिलती है। सो ये नहीं आता कभी पेपर में, सो इस बात को समझ लो। क्लियर हो गई जी बात। ये आपको लिखना भी नहीं है, लिखना है तो यूट्यूब पे जाके पूरा लेक्चर अटेंड करिए, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बताया है। सो ये कहानी, क्योंकि मुझे इन रेफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी जब मैं आपको एएस पढ़ाने शुरू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। सो मुझे इन रेफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी, तो रेफरेंसेस लेने के लिए रेफरेंसेस बताए भी तो होने चाहिए ना। मैं कहूंगा मैंने इंट्रोडक्शन में ये बताया था, ये थोड़ा कहूंगा आपको ग्रुप 1 में पढ़ाया था, समझ गए ना। सो दैट्स इट अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्योंकि हमें एएस से सिलेबस स्टार्ट करना था, तो मैंने आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अच्छे से इंट्रोडक्टरी में बता दिए। इंड एएस की इंट्रोडक्शन यहां चाहिए नहीं, क्योंकि इंड एएस हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। क्लियर है। चलिए बच्चे, सो आज कुछ लिखो, सिर्फ आपने सिलेबस लिखा है, कल से हम जितने नोट्स बनाएंगे वो सारे के सारे आप लिखेंगे भी। सो आज की क्लास हम यहां खत्म करते हैं। कल से हम फॉर्मली अपने चैप्टर्स को, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्टार्ट कर देंगे। हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 से, 19 से। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा टेक्निकल स्टैंडर्ड भी है, ठीक है। यहाँ थोड़े टेक्निकल मिलेंगे आपको, क्योंकि अब थोड़ा हायर लेवल पे आ गए ना, ग्रुप 2 लेवल पे आ गए, सो थोड़े से टेक्निकल भी दिखेंगे आपको। चलिए जी, सो आज की क्लास खत्म, फिर मिलेंगे नई क्लास में नई बातों के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। टिल देन बहुत बहुत धन्यवाद।